हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, पीछे हम अंकित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, तो अंकित प्रश्न जितने भी प्रकार थे हमने आपको लगवा दिए थे। शेष आपके पास जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन पुस्तकों में जो भी ऐसे प्रश्न आप मिलें आप उन्हें लगाने का प्रयास करिए। अगर नहीं आए तो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपने अगले चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशंस। ठीक है, तो ग्रेविटेशंस का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, इसी चैप्टर में हम इनसे परिचित होंगे, रूबरू होंगे कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यों होता है। देखिए, सीधी सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये एक प्रकार का बल है। छोटी कक्षाओं में आपको कई बार बताया गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मल पैटर्न पर मतलब छोटी कक्षाओं में आपको गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा ये बताई जाती है कि पृथ्वी में पाए जाने वाला वह बल जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित किए रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में? तो गुरुत्वाकर्षण बल में एक्चुअल में इसकी खोज जो हुई थी, आप लोगों ने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, जिसमें से आपने एक न्यूटन के सेब वाली कहानी सुनी थी। उसमें एक बालक था जिसका नाम था न्यूटन। जब न्यूटन अपने सेब के बाग में बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि सेब के जो फल हैं ये नीचे की ओर ही गिर रहे हैं। तो ऐसे में उसके दिमाग में ख्याल आया कि जितनी भी वस्तुएं हैं ये सारी की सारी पृथ्वी तल पर ही क्यों गिर रही हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं जा रही हैं। अगर फेंका भी जा रहा है तो पुनः वो पृथ्वी तल पर ही वापस आ जा रही हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन ने बताया हमको कि पृथ्वी में एक बल पाया जाता है, और ये एक ऐसा बल होता है जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित किए रहती है। बात समझ में? पृथ्वी में पाए जाने वाला एक ऐसा बल जो पृथ्वी पर सभी उपस्थित वस्तुओं को अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित किए रहती है, उसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में? तो आगे चल करके गुरुत्वाकर्षण बल का ये जो लॉ है, ये जो नियम है, ये हर किन्हीं दो वस्तुओं पर अप्लाई होने लगा जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा फॉर्मूला क्या है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, न्यूटन्स यूनिवर्सल्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। न्यूटन्स यूनिवर्सल्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, इसका मीन पहले समझिए आप। देखिए, एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया है सार्वत्रिक। ये सार्वत्रिक क्या चीज़ है, सबसे पहले आप इन्हें जान लो। देखिए, सार्वत्रिक का मतलब होता है पृथ्वी के हर एक स्थान पर अप्लाई होने वाला, कहीं ना बदले, उन्हें हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक। जैसे आपने स्थिरांकों का नाम सुना है। स्थिरांक जो होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं, कुछ कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में उनमें बदलाव आ जाता है। लेकिन जो सार्वत्रिक कांस्टेंट होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं बदलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में चेंज हो ही नहीं सकते, तो उन्हें हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। मतलब न्यूटन का जो नियम है, ये नियम पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई होने वाला लॉ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस नियम। देखिए, न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, जो नियम है, ये कोई दो वस्तुओं के द्रव्यमानों पर है। मान लीजिए ये दो वस्तुएं, पास में इस वस्तु का नाम ए है,
इस वस्तु का नाम B है। जो वस्तु A है इसका जो द्रव्यमान है ये m1 है, और जो वस्तु B है ये इसका द्रव्यमान m2 है। A से B तक के बीच का जो दूरी है ये हम मान लेते हैं r मीटर का है। कितने का है? r मीटर का है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के रेफरेंस में, गुरुत्वाकर्षण के नियम के रेफरेंस में ये बताया कि अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं तो इन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है, इन दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल और इनके बीच की जो दूरी है उस वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पे दो वस्तुएं ले ली A और B, इनका जो द्रव्यमान है वो m1 है और m2 है, बीच की दूरी r मीटर है ना। तो न्यूटन ने ये बताया कि अभी इन दोनों वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसे हम लोग F से लिखेंगे बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो द्रव्यमान है ये m1 है और उसका जो द्रव्यमान है ये m2 है, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। बात समझ आई? देखिए, अनुक्रमानुपाती सिंबल का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप समझिए। अनुक्रमानुपाती सिंबल का अर्थ हो गया, जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, ठीक। अगर दो पड़ोसियों में व्यवहार काफी अच्छा है, जैसे अनुक्रमानुपाती का व्यवहार कह लो, अगर दो पड़ोसियों में व्यवहार एक दूसरे का जैसे समानुपाती का या अनुक्रमानुपाती का है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले पड़ोसी के घर में दुख का माहौल है तो दूसरा वाला पड़ोसी भी दुखी हो जाएगा। बात समझ गए? अगर पहला वाला पड़ोसी खुश है तो दूसरा वाला पड़ोसी भी इनके खुश होने से खुश हो जाएगा। लेकिन अगर व्युत्क्रम का संबंध होता है तो व्युत्क्रम के संबंध में अगर एक पड़ोसी दुखी हो रहा है तो दूसरा पड़ोसी खुश हो जाएगा। बात समझ गए? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे का संबंध होना, और अनुक्रम या समानुपाती का मतलब होता है सीधे का संबंध होना, सही का संबंध होना। तो न्यूटन ने यह बताया कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है या गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये केवल और केवल पृथ्वी जो है वस्तुओं पर नहीं लगाती है। हर वो दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है। बात समझ में आई? हर वो वस्तु एक दूसरे को खींचेगी जिनमें द्रव्यमान होगा। एज एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, इनका जो द्रव्यमान है ये m1 है और इसका जो द्रव्यमान है ये m2 है। अब न्यूटन ने ये कहा कि इन दोनों वस्तुओं A और B के बीच का जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, ये गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों के द्रव्यमानों, पहले का द्रव्यमान m1 दूसरे का द्रव्यमान m2, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा यही गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों इक्वेशंस एक ही निकाय से निकल रहे हैं, अतः दोनों समीकरणों को आप ऐड कर दो। ठीक, तो आप करिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। जब दोनों समीकरणों को आप परस्पर मिलाओगे तब आपका इक्वेशन ये रूप ले लेगा। जरा देखिए, अब आप इसे कहेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r का स्क्वायर। ठीक, चूंकि भाई जो लगने वाला बल है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और यही लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे केस में दोनों इक्वेशंस एक ही निकाय से जब निकल करके आ रहे हों तो आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को आप परस्पर मिला सकते हैं। जब दोनों इक्वेशन आप परस्पर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r का स्क्वायर। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल जैसे ही हटता है हमको एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, और जैसे ही ये हटेगा एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल G। कैपिटल G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। ये होता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। समझ में आया आपको? ठीक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है पूरी तरीके समझ में आया। अब यहां जरा समझेंगे, ये जो है G, कैपिटल G को लेकर के हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कैपिटल G क्या है। देखिए, कैपिटल G जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, जो कैपिटल G होता है ये क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है
67 इंटू 10⁻⁻11 एंड मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। ठीक, ये कैपिटल जी जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, ये उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसी वैल्यू में आप जरा देखिए कैपिटल जी की अगर परिभाषा निकालना चाहें तो जरा देखिए कैपिटल जी की परिभाषा निकालो जरा। कैपिटल जी की परिभाषा निकालने के लिए यदि इफ m1 इज इक्वल टू m2 और m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और r बराबर 1 मीटर, गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग जो है फॉर्मूला ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसी की परिभाषा फाइंड आउट कर रहे हैं। और फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने मान रखा है कि m1 का मान m2 के बराबर है और m2 m1 का मान पूरे का पूरा 1 किलोग्राम के बराबर है। बीच की जो दूरी है ये 1 मीटर है। अब ऐसे कंडीशन में जब आप m1 m2 का मान r का मान यहाँ रखेंगे इस सूत्र में तो जरा देखिए क्या मिलेगा आपको, f बराबर g और m1 गुणे m2 यानी 1 गुणे 1 बटे दूरी कितनी 1, फाइनली f बराबर कैपिटल जी, यही तो मिलेगा। अब यहाँ से जरा देखो f बराबर कैपिटल जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f बराबर कैपिटल जी हमको यहाँ पे ये बताएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किन्हीं उन दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जिनका द्रव्यमान एकांक हो तथा वे दोनों एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हो। बात समझ में? अगर दो वस्तुएं परस्पर एकांक दूरी पर स्थित हैं और परस्पर दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है एकांक ही है तो ऐसे में उन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन दोनों के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है। बात समझ में? ठीक, तो ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। अभी हम जरा देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कुछ मूल नियम क्या है, मतलब इसे हमको क्या महत्व, क्या इससे हमें लाभ मिलता है। चलिए ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। इसका मतलब ये है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है इस नियम के कौन कौन से लाभ हैं। ठीक, चलिए जरा देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल वर्सल्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जो सार्वत्रिक नियम जो न्यूटन साहब ने दिया था, इस न्यूटन के नियम का हम यूज कैसे कर सकते हैं, हमारे लाइफ में इनका यूजेस क्या है। सबसे बड़ी यूजेस इसकी जो होती है वो ये होती है कि हम पृथ्वी तल पर इसी नियम से बंधे होते हैं। बात समझें? मतलब जैसे हम पृथ्वी तल पर रुके हैं ना, तो ये रुकना इसी नियम का एक उदाहरण है कि पृथ्वी तल जो है, हम भी एक द्रव्यमान है, पृथ्वी भी एक द्रव्यमान है, हम दोनों के मध्य एक अच्छा एक बात और आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल लगाता है, ये कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं लगा सकता है। बात समझ में? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमेशा कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण का बल लगाएगा। क्लियर है? ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल का पहला लॉ क्या है, पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हमको पृथ्वी से या पृथ्वी तल पर जितनी वस्तुएं हैं सभी को पृथ्वी तल से बांधे रखने का काम करता है। पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात ये है इसकी
कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाता है उसकी इस गति का रीजन भी ये गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए इसका रीजन क्या है, देखिए आप जानते हो कि पृथ्वी है ये और ये चंद्रमा है, चंद्रमा ऐसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी के चारों ओर ये जो चंद्रमा की गति है, इस गति में ये जो ग्रेविटेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे निभाता है जरा समझेंगे। देखो आप एक चीज जाने रहिएगा कि कोई भी वृत्ताकार गति में यह वृत्ताकार गति तभी पॉसिबल होती है जब वस्तुओं को कहीं से अभिकेंद्र बल मिले। अगर अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु रहेगा वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर ही नहीं पाएगी। जैसे सड़क पर आप जब मोड़ पर साइकिल मोड़ते तो झुक जाती है ना, तो वो झुकाव जो आता है एक्चुअल में वो अभिकेंद्र बल के कारण आता है। अभिकेंद्र बल आपको झुकाव देती है जिससे आप वृत्ताकार मार्ग में मुड़ सकते हो। बात समझ में? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर से चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने के लिए इसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है और ये अभिकेंद्र बल जो है इसी पृथ्वी में पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से पाता है। बात समझ में? जिसके कारण बस ये इसे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा पाता है। अगर दूसरी बात करें वही हम, तो जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो गति है, ग्रहों की गति होती है, वो भी इसी से संभव है क्योंकि सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है अप्लाई होता है, पूरी तरीके से होता है। तो जो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं वो भी इस नियम को फॉलो करते हुए ही लगाते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा तथा सूर्य के कारण, देखो चंद्रमा और सूर्य के कारण, या आप लोग जानते हो कि जो समुद्र होते हैं उनमें ज्वार भाटा आता है, तो एक्चुअली ज्वार भाटा आने का जो रीजन होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का महत्व था। अगला हेडिंग है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। देखिए जो छोटी कक्षाओं में आपको गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा बताई जाती है वो एक्चुअल में पृथ्वी का गुरुत्वीय बल होता है। गुरुत्वीय बल का मतलब देखिए समझिए, पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाला वह आकर्षण बल जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक, चलिए इसके विषय में चर्चा कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।